सिगरेट मिलियन रईस ज़्यादा कहानी के एपिसोड नंबर 19 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया टावर्स के उस भव्य पेंट हाउस में निखिल सिंघानिया भी आज एक बिल्कुल नए अंदाज में तैयार हो रहा था। आज उसने अपना वो पुराना और खौफनाक ब्लैक सूट नहीं पहना था। आज उसने एक बहुत ही सोबर, एलिगेंट और क्लासिक नेवी ब्लू रंग का फॉर्मल सूट पहना था। उसके बाल बड़े सलीके से सेट थे। उसके चेहरे पर वो चिर परिचित गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और जिम्मेदार इंसान वाली शांति थी। तभी राजीव उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में फंक्शन की पूरी फाइल और सिक्योरिटी डिटेल थी। राजीव ने रिपोर्ट देकर कहा, बॉस, हॉस्पिटल का सारा इंतजाम हो चुका है। मीडिया के सारे बड़े चैनल्स आ चुके हैं। शहर के तमाम बड़े डॉक्टर्स और लीडर भी पहुंच रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी टीम ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। उसके बाद सुनकर निखिल के आईने पर अपने कफलिंग्स ठीक करके उसने राजीव की तरफ देखकर कहा, राजीव, मैंने तुमसे क्या कहा था? आज वहां कोई भारी सिक्योरिटी नहीं होगी। मेरे आसपास कोई भी बाहुबली बंदूक ताने गार्ड्स नहीं दिखने चाहिए। उसकी बात सुनकर आगे से राजीव थोड़ा घबरा गया। उसने झिझक कर कहा, लेकिन बॉस, वहां भीड़ होगी। शहर में आपके दुश्मन हैं। दुष्यंत दीक्षित के मामले के बाद अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। आपकी सुरक्षा बड़ी जरूरी है। निखिल ने मुड़कर राजीव की आंखों में बड़े ही शांत लेकिन कड़क विश्वास के साथ देखकर कहा, राजीव, सतिंदर जी आज मुझे वहां देखने आ रहे हैं। अगर उन्होंने मेरे आसपास बंदूक और गुंडों का घेरा देखा तो उन्हें लगेगा कि मैं आज भी उसी खौफ की दुनिया में जी रहा हूँ। मुझे उन्हें यह दिखाना है कि मैं अब काम और लेकिन जिम्मेदार नागरिक हूँ। मुझे किसी से डर नहीं है और ना ही मैं किसी को डराना चाहता। सिक्योरिटी को बाहर गेट्स तक रखो। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ सादे कपड़ों में दो चार लोग होंगे। कोई भी हथियार बाहर नहीं दिखना चाहिए। समझ गए? उसके बाद सुनकर राजीव ने गहरी सांस ली। वो अपने बॉस की इस जिद और काशवी के पिता का दिल जीतने की इस बेबसी को समझ रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, जी बॉस, जैसा आप कहें। मैंने आपके ऑर्डर के अनुसार सब कुछ सेट किया है। तभी निखिल ने अपनी जैकेट पहनी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज उसे दुनिया के सामने नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के सामने अपने आप को साबित करना था। सबसे बड़ी बात, आज उसने अपनी काशू को देखना था। तभी निखिल ने गहरी और सुकून भरी सांस लेकर कहा, चलो राजीव, आज का दिन सिंघानिया इंडस्ट्री पर मेरी जिंदगी का नया सवेरा है। इसके बाद निखिल की वह सफेद मर्सिडीज मैकबे अपनी पूरी शानो शौकत के साथ टावर से बाहर निकली और उस चैरिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी, जहां साजिश का वह जहरीला जाल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पटना के बीचों बीच बना वो नया चैरिटी हॉस्पिटल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। सिंघानिया जीवन रक्षक हॉस्पिटल, ये नाम उस बड़ी सी बिल्डिंग पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था। बाहर एक बहुत बड़ा भव्य मंच सजाया गया था। मंच के सामने सैकड़ों कुर्सियां लगी थी और जिन पर शहर के तमाम गणमान्य लोग, वीआईपी गेस्ट और मीडिया के लोग बैठे थे। जायसवाल परिवार जब वहां पहुंचा तो उनके लिए सबसे आगे की पंक्ति में वीआईपी सेक्शन में कुर्सियां रिजर्व रखी गई थी। सतेंद्र जी, निहारिका जी, काशवी और नकुल को पूरे सम्मान के साथ वहां बैठाया गया। सतेंद्र जी इतने बड़े और भव्य आयोजन को देखकर थोड़े हैरान भी थे और अंदर ही अंदर इम्प्रेस भी हो रहे थे। तभी मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट चमकने लगी। सिंघानिया सर आ गए, मिस्टर निखाली सिंघानिया आ चुके हैं, उनकी आवाजें गूंजने लगी। तभी निखिल की मर्सिडीज मंच के बिल्कुल करीब आकर रुकी। राजीव ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। जैसे ही निखिल सिंघानिया गाड़ी से बाहर निकला, वहां मौजूद हर इंसान की नजरें उसी पर टिक गई। वहीं मीडिया वाले अपना माइक लेकर उसी की तरफ दौड़ पड़े। तभी एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आपने अचानक अपने सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रोक कर ये चैरिटी हॉस्पिटल खोलने का फैसला क्यों किया? उसके बाद दूसरे रिपोर्टर ने अपना सवाल दागकर कहा, क्या सिंघानिया इंडस्ट्री अब अपना पुराना काम करने का तरीका बदल रही है? उनके सवाल सुनने के बाद निखिल के चेहरे पर कोई चिड़चिड़ाहट नहीं थी। उसने बड़े ही शांत, सौम्य और हल्की मुस्कान के साथ कैमरों की तरफ देखा। निखिल ने बहुत ही सधे हुए और स्पष्ट लहजे में जवाब देकर कहा, सिंघानिया इंडस्ट्री अब सिर्फ इस शहर को बनाने और यहाँ के लोगों की जिंदगी बचाने का काम करेगी। यह हॉस्पिटल उन लोगों के लिए है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी ताकत अब हमारे काम में दिखेगी, खौफ में नहीं। निखिल का यह बदला हुआ और जेंटल रूप देखकर मीडिया वाले सन रह गए। जो इंसान पहले रिपोर्टर्स पर धमकियां बरसाता था,
वह जितनी शराफत से जवाब दे रहा था। तभी निखिल भीड़ भाड़ को चीर कर आगे बढ़ा। उसकी नजरें सामने की लाइंस पर बैठी अपनी दुनिया काशवी पर जाकर टिक गई। आगे से काशवी ने उसे देखा। उसकी आंखों में जो प्यार और गर्व की चमक थी, उसने निखिल की सारी थकान मिटा दी। लेकिन निखिल सीधे मंच पर नहीं गया। उसने अपने कदमों की दिशा बदली और सतिंदर जायसवाल की तरफ बढ़ने लगा। सतिंदर जी ने जैसे निखिल को अपनी तरफ आते देखा, वो थोड़ा असहज होकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पूरा मीडिया और वहां मौजूद सभी लोग अपनी सांसें रोककर इस नज़ारे को देखने लगे। तभी निखिल सतिंदर के बिल्कुल सामने आकर रुका। उसने अपने कोट के बटन खोले और बिना एक सेकंड भी हिचकिचाहट के शहर का सबसे बड़ा और खौफनाक माफिया डॉन, एक मामूली से मिडिल क्लास इंसान सतिंदर जायसवाल के पैरों में झुक गया। निखिल ने पूरे सम्मान के साथ सतिंदर के पैर छुए। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के मुंह में एक अजरज की आह निकल गई। मीडिया के कैमरों में इस ऐतिहासिक पल को कैद कर लिया। वहीं राजीव की आंखें भी फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ सतिंदर जी का पूरा शरीर एक पल के लिए कांप गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही इंसान है जिसने कुछ दिन पहले उनके घर के बाहर उनकी गाड़ी को आग लगाई थी। उनके सीने पर खौफ का मंजर खड़ा कर दिया था और सतिंदर जी ने कांपते हाथों से निखिल के कंधे को छुआ और उसे उठाया। सतिंदर जी ने हकला कर कहा, ये ये आप क्या कर रहे हैं सिंघानिया जी? तभी निखिल ने आंखें उठाई। उसकी आंखों में एक बेटा होने का सच्चा सम्मान था। उसने मुस्कुराकर मन ही मन खुद से उसे कहा, ये मेरा वो इंट्रो है सतिंदर जी, जो मैं आपकी हर नाराजगी को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं खुद को बदलूंगा। आज ये हॉस्पिटल और ये नई शुरुआत है, सिर्फ आपका भरोसा जीतने की एक छोटी सी कोशिश। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक बेहतर इंसान बनने का आशीर्वाद जरूर देंगे। वहीं सतिंदर जी के दिल पर किसी कोने में जमी वो बर्फ निखिल के इस अप्रत्याशित और सम्मानजनक रवैये ने धीरे धीरे पिघलानी शुरू कर दी। उन्होंने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, भगवान आपको सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दे बेटा। दूसरी तरफ ये देखकर काशवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछा और उसे निखिल पर इतना गर्व महसूस हो रहा था कि उसका दिल आसमान में उड़ने लगा था। लेकिन इस खूबसूरत और जज्बाती माहौल के कुछ ही दूरी पर भीड़ में छुपे कबीर के वो 5 गुंडे इस पूरे नज़ारे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी और जहरीली मुस्कान थी। उन्हें पता था कि निखिल का ये शराफत का नाटक कुछ ही मिनटों में तार तार करने वाले थे। इसके बाद निखिल मंच पर गया। उसने रिबन काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और फिर पोडियम पर खड़े होकर बहुत ही शानदार और दिल को छू देने वाला भाषण दिया। उसने बताया कि कैसे हॉस्पिटल गरीबों के मुफ्त इलाज करेगा, कैसे सिंघानिया इंडस्ट्री अब समाज की भलाई के लिए काम करेगी। जब निखिल का भाषण खत्म हुआ तो पूरे ग्राउंड में जोरदार तालियां बजने लगी। सतिंदर जी अब निखिल की बातों से इम्प्रेस हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद शायद काशवी सही कह रही थी। शायद प्यार ने इंसान को सच में बदल दिया था। भाषण के बाद निखिल मंच से नीचे उतरा, मीडिया के सवालों का जवाब देने लगा। काशवी भी अपने डैड के साथ खड़ी थी। तभी भीड़ से कुछ एक भारी भरकम भद्दी आवाजें आने लगी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे वाह, क्या शराफत का नाटक चल रहा है यहाँ। दुनिया को बेवकूफ बनाओ ना कोई निखिल सिंघानिया से सीखे। यह आवाज इतनी तेज और चुभने वाली थी कि सारे कैमरे और सारे लोगों का ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। भीड़ को चीरता हुआ रंगा मतलब कबीर का भेजा मेन गुंडा, उसके 4 साथी बाहर निकल कर आए। उन्होंने आम लोगों के कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही नीच और गंदी हंसी थी। राजे और सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए, लेकिन निखिल ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अपने उस 30 दिन की कसम पर वो कायम था। वो किसी भी जोर जबरदस्ती का काम नहीं करना चाहता था, खासकर सतिंदर जी के सामने। निखिल ने बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में पूछा, कौन कौन हो तुम और यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो? तभी उस रंगा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, हम हम तो इस शहर के वो आम लोग हैं जो तुम्हारी इस शराफत के पीछे का काला सच जानते हैं सिंघानिया। तुम मीडिया के सामने जो दानवीर बनने का नाटक कर रहे हो ना, ये सब सिर्फ एक उस औरत को खुश करने के लिए है। ये कहकर रंगा ने अपनी गंदी और हवस भरी नजर घुमाई, सीधा काशवी पर जाकर टिका दी। तभी रंगा ने अपनी उंगली काशवी की तरफ तान कर कहा, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो सामने खड़ी काशवी जायसवाल है। उसके बाद सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया।
सतेंद्र जी का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। निहारिका जी घबरा गई और काशी काशी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं निखिल की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसके अंदर का वह सोया हुआ दानव एक सेकंड में करवट लेने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गई, लेकिन उसने खुद को मुश्किल से रोका। उसने रंगा की तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, अपने जबान पर लगाम रखो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। निखिल की आवाज एक बर्फ की तरह ठंडी और मौत जैसी डरावनी हो चुकी थी। लेकिन रंगा और उसके गुंडे तो यही चाहते थे। कबीर ने उन्हें पैसे इस बात के दिए थे कि निखिल को उकसाएं, और इसलिए मीडिया ने के कैमरों की तरफ देखकर रंगा ने जोर से चिल्लाना शुरू करके कहा, अरे मीडिया वालों, अरे तुम लोग इस माफिया की बात सुन रहे हो? जरा इस लड़की का सच तो जानो। ये कोई शरीफ घर की बेटी नहीं, ये निखिल सिंघानिया की नई रखेल है, रखेल। उनकी बात सुनकर सतेंद्र जायसवाल का खून खोल उठा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? एक पिता अपनी बेटी के लिए शब्द कैसे सुन सकता था? वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन नकुल ने उन्हें रोक दिया। तभी रंगा ने सतेंद्र जी की तरफ देखकर बड़ी भद्दी और घिनौनी बात कही, जिसने रंगा की तरफ देखकर कहा, अरे ओ बूढ़े, तू क्या हमें डरा रहा है? तूने तो खुद अपनी बेटी का जिस्म इस अमीर जादे को बेच दिया। तेरी बेटी ने सिंघानिया की दौलत के लिए अपना ईमान, अपनी आबरू, इस सब कुछ बिस्तर पर नीलाम कर दिया। तू यहाँ खड़ा होकर पैसों का मजा ले रहा है। ये शब्द, ये गंदे, नीच और जहरीले शब्द किसी तेज धार वाले खंजर की तरह सीधे निखिल के सीने में जा घुसे। निखिल के कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। रखेल, जिस्म बेचना, आबरू नीलाम की, ये शब्द उसके दिमाग में किसी बम की तरह फट रहे थे। निखिल की नजरें काशी पर गई। काशी की आंखों में आंसू थे। वो इस अचानक हुए गंदे हमले से पूरी तरह टूट चुकी थी। सतेंद्र जी शर्म और गुस्से से कांप रहे थे। उनका सिर मीडिया के सामने झुक गया था। लेकिन निखिल की वो 30 दिन की कसम याद आ रही थी। काशी के वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अगर तुमने इन 30 दिनों में अपनी बंदूक उठाई, किसी पर हाथ उठाया, तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। तभी राजीव ने निखिल के पास आकर फुसफुसा कर कहा, बॉस, खुद को कंट्रोल कीजिए। ये कोई साजिश है, ये आपको उकसा रहे हैं। अगर आपने मीडिया और सतेंद्र जी के सामने इन पर हाथ उठाया, तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं सिक्योरिटी को बोलता हूँ इन्हें बाहर निकालने के लिए। लेकिन रंगा नहीं रुकने वाला था। उसने एक और गुंडे की तरफ देखा और हंसकर बोला, अरे ये काशी वही चालू माल है जिसने पहले उस विहान राठौड़ को फंसाया, और जब वहां से पैसा नहीं मिला तो इस सिंघाने के बिस्तर की शोभा बन गई। ये तो। लेकिन रंगा का वाक्य पूरा नहीं हुआ था। तब निखिल सिंघाने के गले में एक ऐसी खौफनाक, अमानवीय और जानवरों जैसी दहाड़ निकली कि पूरे ग्राउंड की जमीन थरथरा उठी। मीडिया वालों के हाथ से कैमरे हिल गए। वो 30 दिन की कसम, वो शराफत का चोला, वो सतिंदर जी का डर, सब कुछ सब कुछ उस पल में जलकर राख हो गया। निखिल सिंघानिया वो खूंखार माफिया, शहर का सबसे बड़ा दानव, अपने पूरी खौफनाक और बर्बर ताकत के साथ उस रंगा पर टूट पड़ा। निखिल ने अपनी जगह से छलांग लगाई और रंगा के कॉलर को हवा में ही जकड़ लिया। निखिल की आंखें पूरी तरह से खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब कोई इंसानी भाव नहीं था, वहां सिर्फ मौत थी। और निखिल ने दहाड़ कर कहा, तूने मेरी काशी के बारे में क्या कहा कमीने? ये कहते हुए निखिल ने रंगा को हवा में उठा और पूरी ताकत से पास खड़े लोहे के भारी खंबे पर दे मारा। रंगा की पसलियां टूटने की भयानक आवाज आई। उसके मुंह से खून का फवारा फूटा। तभी पीछे से राजू ने चिल्ला कर कहा, बोस, बोस नहीं। काशवी ने जोर से चीख कर कहा, निखिल रुक जाओ, निखिल। लेकिन आज निखिल किसी की सुनने वाला नहीं था। जिस इंसान ने उसकी काशी, उसकी देवी, उसकी इबादत पर कीचड़ उछाला, वो इंसान आज जिंदा उसके घर नहीं जाने वाला था। बाकी के 4 गुंडे निखिल की तरफ दौड़े। निखिल ने मुड़कर एक गुंडे के मुंह पर अपना फौलादी मुक्का इतनी भयानक तरीके से जड़ा कि उस गुंडे का पूरा जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया। हवा में उड़ता हुआ मीडिया के कैमरों के पास जा गिरा। तभी दूसरे गुंडे ने निखिल के पीछे से पकड़ने की कोशिश की। निखिल ने अपने उसी बाएं कंधे का इस्तेमाल किया और जिसे टांके अभी कच्चे थे, उसने अपनी कोहनी को पूरी ताकत से पीछे की तरफ घुमाया और उस गुंडे के सीने पर दे मारा। टांके टूट गए। निखिल के सफेद शर्ट पर खून का लाल धब्बा फैलने लगा। ये दर्द कोई एहसास नहीं था। निखिल ने उस गुंडे की गर्दन को अपने दोनों हाथों से जकड़ा और उसे जमीन पर गिराकर
उसके चेहरे पर कोई पागलों की तरह मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। 1, 2, 5, 10 गुंडे का चेहरा खून से पूरी तरह से बिगड़ चुका था, लेकिन निखिल के हाथ नहीं रुक रहे थे। निखिल ने चिल्लाकर कहा, मार डालूंगा सालों कुत्तों को, मैं तुम्हारी जुबानें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। निखिल किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहा था। कैमरे की फ्लैश लाइट लगातार चमक रही थी। मीडिया वाले खौफ से पीछे हट गए और उन्हें चिल्लाकर कहा, निखिल सिंघानिया पुराना रूप वापस आ गया, कैमरे चालू करो। वही सतेंद्र जी कांपते हुए खूनी नजारा देख रहे थे। उनका वो सारा भ्रम, वो सारी उम्मीदें जो उन्होंने कुछ मिनट पहले निखिल के लिए बनाई थी, वो निखिल के हर एक खूनी मुक्के के साथ चकनाचूर हो रही थी। सतेंद्र जी के मुंह से एक बहुत घबराई और डरी हुई आवाज निकली। उन्होंने बड़बड़ा कर कहा, ये जानवर है, ये कभी नहीं सुधर सकता, ये कातिल है। तभी काश्मीर रोते हुए आगे भागी और निखिल के पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसने उसको पकड़कर कहा, निखिल, भगवान के लिए रुक जाओ, तुम उसे मार डालोगे। निखिल, तुम्हें मेरी कसम है, उसे छोड़ दो। काशी की आवाज और उसकी कसम सुनकर निखिल का वो खूनी हाथ हवा में रुक गया। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर गुंडों का खून लगा हुआ था। उसकी अपनी लाल और वहशी आंखें घुमाकर काशी को देखा। निखिल का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने जमीन पर पड़े उस अधमरे गुंडे को छोड़ा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। कबीर और विहान की वो खौफनाक साजिश पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने निखिल को अपने जाल में फंसा लिया था, जिससे निकलना अब नामुमकिन था। सतेंद्र जायसवाल का गुस्सा और उनका खौफ अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। वो कांपते हुए आगे बढ़े। उन्होंने काशवी का हाथ पकड़ लिया और एक झटके में निखिल से दूर खींच लिया। काशवी ने रोत कर कहा, डैड। सतेंद्र जी ने पूरे ग्राउंड में गूंजने वाली दहाड़ के साथ कहा, चुप कर काशवी, मैंने तुझे कहा था ना, ये इंसान एक दरिंदा है जिसने सिर्फ अपनी शराफत का गंदा नाटक किया। आज इसने सरेआम अपनी औकात दिखा दी। सतेंद्र जी ने निखिल सिंघानिया की तरफ उंगली उठाकर मीडिया और पूरे शहर के सामने अपना वो आखिरी फैसला सुनाया, जिसने निखिल की दुनिया को एक ही सेकंड में राख कर दिया। उनको देखकर निखिल ने चिल्ला कर कहा, निखिल सिंघानिया, आज के बाद मेरी बेटे की परछाई के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। तुम्हारे वो 30 दिन की शर्त आज इसी पल खत्म होती है। मेरी बेटे का तुमसे अब कोई वास्ता नहीं। सतेंद्र जी की आवाज में एक पिता का भयंकर खौफ और नफरत थी। उनकी ये बात सुनकर निखिल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने सतेंद्र जी को समझाने की कोशिश करके कहा, सतेंद्र जी मेरी बात सुनिए, इन लोगों ने काशी के बारे में। लेकिन सतेंद्र ने निखिल को बीच में काट कर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तूने आज ये साबित कर दिया कि तू सिर्फ खून और खौफ की भाषा जानता है। मैं अपनी बेटे की जिंदगी एक कातिल के हाथों में नहीं दूंगा। चल काशवी। ये कहकर सतेंद्र जी ने काशी का हाथ जोर से खींचा, उसे अपने साथ घसीट कर वहां से लेकर जाने लगे। काशी मुड़ मुड़ कर रोकर निखिल को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। वो जानती थी कि निखिल ने जो किया वो सिर्फ उसके सम्मान के लिए किया था, लेकिन वो अपने पिता के इस फैसले के आगे पूरी तरह मजबूर थी। निखिल वहीं उसी खूनी मंच के नीचे खड़ा रह गया। उसके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसके दिल के बहने वाले खून के आगे वो कुछ भी नहीं था। उसके वो 30 दिन की तपस्या, वो सारे वादे और शराफत और सब कुछ एक साजिश में चढ़ चुका था। और वो उधर एक काले रंग की वैन के अंदर बैठे कबीर और विहान इस पूरे नजारे को लाइव देख रहे थे। कबीर ने जहरीली हंसी के साथ अपना हाथ का अंदर वाइन का गिलास उठाकर कहा, चेकमेट निखिल सिंघानिया। वहीं विहान के चेहरे पर एक शैतानी जीत थी। उसने खुश होकर कहा, अब काशवी हमेशा के लिए निखिल की जिंदगी से जा चुकी है, अब वो सिर्फ मेरी है। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। खेल तो अब एक ऐसे खौफनाक और खूनी मोड़ पर आ चुका था, जहां निखिल सिंघानिया का वो सोया हुआ शैतान अब हमेशा हमेशा के लिए जागने वाला था। अब कोई शराफत नहीं, कोई वादे नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ तबाही होने वाली थी। सतेंद्र जायसवाल काशी का हाथ इतनी जोर से जकड़े हुए थे, काशी की कलाई पर लाल निशान पड़ गए। वो उसे लगभग घसीट कर उस चैरिटी हॉस्पिटल के भव्य प्रांगण से बाहर लेकर जा रहे थे। काशी के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन सतेंद्र जी के कदमों में एक पिता का भयंकर खौफ और क्रोध था, जो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उस मौत के साए से दूर लेकर जाना चाहता था। वहीं काशवी रोते हुए सिसक कर अपने पिता से मिन्नतें कर रही थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, डैड डैड प्लीज मेरी बातें सुनिए। निखिल ने कोई गलती नहीं की डैड। उन लोगों ने मेरे बारे में
मेरी इज्जत के बारे में इतना गंदा बोला। कोई भी इंसान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था डैड? डैड प्लीज रुक जाइए। लेकिन सतेंद्र जायसवाल के कान में जैसे कुछ डाल दिया गया था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि घूम रही थी, निखिल सिंघानिया का वो खूनी वहशी जानवरों जैसा रूप, जब वो उस गुंडे का चेहरा अपने मुक्कों से चकनाचूर कर रहा था। सतेंद्र जी ने बिना पीछे मुड़े एक खौफनाक दहाड़ के साथ कहा, चुप कर काशवी, एक शब्द और नहीं। मैंने अपनी आंखों से उस दरिंदे की असलियत देख ली। वो कोई इंसान नहीं, वो एक कातिल है और उसने सिर्फ शराफत का एक ढोंग रचा था। और आज वो ढोंग पूरी दुनिया के सामने टूट गया। मैं तुझे उस मौत के कुएं में नहीं धकेल सकता बेटी। निहारिका जी और नकुल भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। निहारिका जी के चेहरे पर दहशत थी और नकुल की आंखों में एक अजीब सी बेबसी। पीछे उस खूनी मंच के पास निखिल सिंघानिया बुत बना खड़ा था। उसके सफेद शर्ट पर उसके खुद के बाएं कंधे से रिश्ता खून, उस गुंडे के चेहरे का खून आपस में मिल रहा था। उसके बाल बिखरे थे और उसकी वो खौफनाक लाल आंखें सिर्फ और सिर्फ काशवी की दूर जाती हुई परछाई को देख रही थी। काशवी ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं का एक समंदर था और निखिल ने के लिए कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी तड़प थी। वो जानती थी निखिल ने जो भी किया वो सिर्फ उसके सम्मान को बचाने के लिए किया, लेकिन वो अपने पिता के उस खौफ के आगे पूरी तरह लाचार थी। निखिल के होठ कांपे। वो काशवी का नाम पुकारना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके कदम वहीं जमीन में गड़े रह गए। उसने सतेंद्र जी से वादा किया था कि वो उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर वो आज काशवी को जबरदस्ती रोकता तो सतेंद्र जी का दिल हमेशा के लिए डर से फट जाता। सतेंद्र जी ने एक टैक्सी रुकवाई, काशी को अंदर धकेला और खुद भी बैठ गए। टैक्सी धूल का एक गुबार छोड़कर वहां से गायब हो गई। उसी के साथ निखिल सिंघानिया की वो दुनिया, वो शराफत का चोला, वो 30 दिन की कस्में, सब कुछ उस धूल में उड़कर हमेशा हमेशा के लिए राख हो गया। जैसे ही काशी की टैक्सी आंखों से ओझल हुई, निखिल सिंघानिया के चेहरे पर वो छाई बेबसी, वो दर्द और मायूसी अचानक एक खौफनाक गहरी और खूनी शांति में तब्दील हो गई। निखिल सिंघानिया कोई बेवकूफ आशिक नहीं था। वो पटना शहर का सबसे बड़ा माफिया बिजनेस टाइकून था। उसका दिमाग एक कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करता था। जैसे उसके दिमाग के नशे शांत हुई, उसने एक सेकंड भी बात समझ में आई कि कुछ भी आज जो यहाँ हुआ इत्तेफाक नहीं था। उन गुंडों को ठीक उसी वक्त आना जब मीडिया वहां मौजूद थी, काशिफ पर बिल्कुल स्टीक और गंदे इल्जाम लगाना, निखिल को उकसाने के लिए भद्दी गालियां देना, ये सब एक बहुत ही गहरी और सोची समझी साजिश का हिस्सा था। निखिल ने फुसफुसाकर अपने आप से कहा, यह एक ट्रैप था। किसी ने सतेंद्र जी के सामने मेरी उस 30 दिन की शर्त को तोड़ने के लिए सारा खेल रचा। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। निखिल ने अपनी गर्दन घुमाई। मीडिया वाले अभी भी खड़े थे और अपने कैमरों में निखिल की तस्वीरें ले रहे थे। राजे और सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। निखिल ने अपनी गर्दन घुमाकर रंगा और उसके बीच पड़े गुंडे को देखा। वो भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से खिसकने की कोशिश कर रहे थे। रंगा का जबड़ा टूट चुका था, लेकिन वो किसी भी तरह घसीट कर मेन गेट की तरफ भाग रहा था। निखिल की नजरें जैसे ही रंगा पर पड़ी, उसके अंदर का वह सोया हुआ शैतान पूरी तरह से जाग उठा। उसने चिल्लाकर कहा, राजीव। निखिल की उदाहरण इतनी खौफनाक और चीरती हुई थी कि पूरे हॉस्पिटल के उस प्रांगण में एक सेकंड के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। मीडिया वाले हाथ से कैमरे नीचे हो गए। राजीव भागकर अपने बॉस के पास आया और झुकाकर कहा, जी बॉस। निखिल ने अपनी खूनी और सनी हुई उंगली से मेन गेट की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी, किसी जहरीले नाक की तरह फुफकार रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, हॉस्पिटल के सारे गेट लॉक कर दो, अंदर से अभी और अभी, बाहर से भी। मीडिया वालों और उनकी वैन्स को बंद करो। जो भी 5 कुत्ते वहां भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक भी कुत्ता यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे वो पांचों के पांचों अभी इसी वक्त मेरे कदमों में चाहिए। तभी निखिल का एक खौफनाक फरमान सुनते ही राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि पुराना निखिल सिंघानिया अब वापस आ चुका है। इस बार वो पहले से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। राजू ने अपने बाउंसर्स को चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, लॉक द गेट्स अभी। सिंघानिया इंडस्ट्री के वो काले सूट वाले कमांडोज
जो अब सादे कपड़ों में शांत खड़े थे, वो एक सेकंड में हरकत में आ गए। उन्होंने चारों तरफ से हॉस्पिटल को घेर लिया और बाहरी लोहे के गेट क्लैंक की आवाज के साथ बंद कर दिए गए। रंगा ने जैसे ही देखा गेट बंद हो रहे, उसकी रूह कांप गई। उसने अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, भागो सालो, वो हमें जिंदा गाड़ देगा। उसकी बात सुनकर उसके टूटे हुए पसीनों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी दो बाउंसर्स ने उसे पीछे से दबोच लिया। तभी एक बाउंसर ने रंगा के बालों को जकड़कर कहा, कहाँ जा रहा है सूअर के पिल्ले। वहीं बाकी के चार गुंडे भी चारों तरफ से घेर कर जमीन पर पटक दिए गए। उन्हें घसीटकर वापस उसी खूनी मंच के पास लाया गया जहां निखिल सिंघानिया खड़ा था, अपनी मौत जैसी आंखों से उन्हें घूर रहा था। तभी राजू ने पास आकर कहा, बॉस मीडिया वाले शोर मचा रहे हैं। तभी आगे से निखिल ने बिना मुड़े ऑर्डर देकर कहा, उनके कैमरे तोड़ दो। उन्हें बताओ कि अगर किसी ने एक भी खबर बाहर निकाली तो कल उनका न्यूज चैनल इस शहर के नक्शे पर नजर नहीं आएगा। ये ऑर्डर सुनते ही राजू ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया और मीडिया वालों को एक कोने में ले जाकर उनके कैमरे जब्त कर लिए गए। तभी निखिल ने रंगा और उनके गुंडों की तरफ देखा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, डर के मारे कांप रहे थे। निखिल जानता था कि यहाँ खुले में इतने लोगों के सामने उन्होंने सच उगलवाना सही नहीं होगा। निखिल ने अपने कोट को उतार कर कहा, इन्हें हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले चलो। उसकी सफेद शर्ट पर खून का धब्बा और ज्यादा डरावना लग रहा था। बाउंसर्स ने रंगा और उसके आदमियों को कॉलर से पकड़ा और घसीट कर हॉस्पिटल के उस अंडरग्राउंड बेसमेंट की तरफ ले गए जहां अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सीलन और सीमेंट की बोरियां रखी थी। बेसमेंट में भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ और वहां सिर्फ एक मध्यम से पीली लाइट चल रही थी। निखिल सिंघानिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके जूतों की टक टक की आवाज बेसमेंट के उस खौफनाक सन्नाटे में किसी यमराज के कदमों की आहट जैसी लग रही थी। निखिल आकर एक सीमेंट की बोरी पर बड़े ही शान से बैठ गया। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोले। अपना कंधा बड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसका दिमागी जुनून और शारीरिक दर्द पर पूरी तरह हावी था। निखिल ने बहुत ही शांत लेकिन रूह कपा देने वाली आवाज में बोलना शुरू करके कहा, तो तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम मेरी काशवी की इज्जत उछालोगे, मुझे उकसाओगे और फिर अपने जेबें नोटों से भरकर आराम से यहां से निकल जाओगे। रंगा ने कहा, सिंघानिया साहब, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस। ये बात सुनकर आगे से निखिल ने बड़े ही शैतानी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने राजीव की तरफ हाथ बढ़ाया। राजीव समझ गया। उसने अपनी पैंट के बेल्ट को एक भारी लोहे का पेचकस निकाला और निखिल के हाथों में दे दिया। तभी निखिल अपनी जगह से उठा, धीरे से चलकर रंगा के पास आया। रंगा ने डर के हमारे पीछे खिसकने लगा और निखिल ने रंगा के बालों को अपने हाथ में जकड़कर उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर कहा, मुझे कहानियां सुनना पसंद नहीं है कीड़े, मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए। वो नाम जिसने तुम्हें काशियों पर वो गंदी बात बोलने के लिए पैसे दिए। वो नाम जिसने मेरी 30 दिन की शर्त का ये खेल रचा। रंगा ने चीख कर झूठ बोलकर कहा, मुझे नहीं पता भाई, मुझे छोड़ दो। उसे कबीर का भी डर था। निखिल की आंखों में एक खूनी चमक आ गई। उसने बिना एक सेकंड सोचे वो भारी लोहे का पेचकस रंगा के दाएं हाथ की हथेली के आर पार कर दिया और उसे जमीन पर काट दिया। रंगा दर्द से चिल्ला उठा। रंगा की वो भयंकर दर्दनाक और कान फाड़ देने वाली चीख बेसमेंट की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उसका खून सीमेंट की फर्श पर तेजी से फैलने लगा। बाकी के चार गुंडे ये खौफनाक नजारा देखकर पैंट में पेशाब कर चुके थे। तभी निखिल ने पेचकस को हथेली के अंदर थोड़ा सा घुमा कर कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है रंगा। अगले 5 सेकंड में मुझे उस इंसान का नाम नहीं मिला तो पेचकस तेरी आंख के अंदर होगा। 1, 2, 3। तभी रंगा दर्द से तड़प कर उल्टी करके सच उगलना शुरू उसने करा और बोला, कबीर, कबीर भाई, कबीर भाई ने हमें पैसे दिए। हमें 50 लाख रुपए मिले थे सारा तमाशा करने के लिए। सिंघानिया साहब, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। कबीर ये नाम सुनते ही निखिल सिंघानिया की नसें तन गई। कबीर उसका पुराना दोस्त, वही कबीर जिसका जबड़ा निखिल ने न्यू ईयर की पार्टी में काशवी के बारे में गलत बोलने पर तोड़ा था। लेकिन वो जानता था कि कबीर अकेला ये सब नहीं कर सकता। इसलिए निखिल ने पेचकस को जोर से पकड़कर पूछा, सिर्फ कबीर? कबीर को मेरी 30 दिन की शर्त के बारे में कैसे पता चला? ये बात सिर्फ मेरे और काशवी सजिंदर जी के बीच थी। कबीर के पास इतना दिमाग नहीं कि वो इतनी गहरी साजिश रचे।
उसके साथ कोई और भी है? नाम बता। रंगा ने रोकर अपने करते हुए हाथ को देखकर चिल्लाकर कहा, विहान, विहान राठौड़। वो कबीर भाई के साथ था। उसने कबीर भाई को बताया कि सतिंदर जायसवाल ने आपको 30 दिन की शर्त दी। विहान ने पूरा प्लान बताया था कि आपको सतिंदर जायसवाल के सामने उकसाना है ताकि वो अपनी बेटी का रिश्ता आपसे तोड़ दे। मुझे बस इतना पता है भाई, अब मुझे जाने दो भाई। विहान राठौड़। जैसे ये नाम बेसमेंट में गूंजा, निखिल सिंघानिया के दिमाग में सारे पन्ने खुल गए। उसे एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई। विहान, जिसे निखिल ने खुद खुली छूट दी थी कि वो काशी का दिल जीत कर दिखाए, जिस विहान को सतेंद्र जी के एक शरीफ और संस्कारी लड़का समझ रहे थे, उसी विहान ने कबीर के साथ मिलकर एक खौफनाक खेल रचा। उसने काशी की इज्जत उछालने का एक सेकंड नहीं लगाया उसे हासिल करने के लिए। सबसे बड़ी बात, आहिरा अरोड़ा। निखिल जानता था विहान और कबीर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। इन दोनों का मिलाने वाला सिर्फ एक इंसान हो सकता है, आहिरा अरोड़ा। निखिल ने पेचकस को झटके में रंगा की हथेली से बाहर खींच लिया। रंगा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। निखिल ने अपने खून से सनी उंगलियों से अपने बालों को पीछे किया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक शैतानी विजयी मुस्कान फैल गई। ये वो मुस्कान थी जो तब आती है जब किसी शिकारी को अपने शिकार की पूरी साजिश समझ में आ जाती है। ये फुसफुसाकर निखिल ने कहा, तो ये बात है विहान राठौड़, तूने मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ लिया। तूने मेरी काशवी की आंखों में आंसू लाए। तूने सतिंदर जी की नजरों में मुझे फिर से गुंडा साबित कर दिया। ये कहते हुए निखिल मुड़ा। उसने राजीव की तरफ देखकर कहा, राजीव, इन 5 कुत्तों को हमारी प्राइवेट जेल में बंद कर दो। इनका इलाज करवाओ, ये मुझे जिंदा चाहिए। ये वो मोहरे हैं जो सतिंदर जायसवाल के सामने पूरी सच्चाई उगलेंगे। निखिल की आवाज अभी किसी गहरी खाई के जैसी थी। उनकी यह बात सुनकर आगे से राजीव ने तुरंत कहा, जी बॉस, लेकिन बॉस अब हम क्या करेंगे? सतिंदर जी तो काशी मैम को लेकर जा चुके हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। निखिल ने अपने शर्ट के टूटे बटन को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, सतिंदर एक पिता है राजीव। उन्होंने आज जो देखा उसके बाद उनका डरना लाजमी है। अगर मैं अभी उनके पास गया और उन्हें बताया कि सब विहान और कबीर की साजिश थी, तो ये इसे मेरी ही गढ़ी हुई कहानी समझेंगे और मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। निखिल की आंखों में एक ऐसी आग थी जो पूरे शहर को जला सकती थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मुझे सतिंदर जी के सामने सिर्फ कहानी नहीं सुनानी राजीव। मुझे उन तीनों शैतान विहान कबीर अहिरा को सतिंदर जी के कदमों में लाकर डालना है। मैं उन तीनों को मजबूर करूंगा कि खुद सतिंदर जी और काशी के सामने अपने गंदे मुंह से अपनी साजिश को कबूल कर ले। मैं सतिंदर जायसवाल को दिखाऊंगा कि जिसे वो गुंडा समझ रहे हैं वो उनकी बेटी का सबसे बड़ा रक्षक है, और जिसे वो शरीफ समझ रहे हैं वो एक भयंकर दरिंदा है। निखिल ने अपनी मुठ्ठियां कसकर एक खौफनाक प्रतिज्ञा लेकर कहा, आज रात से पटना शहर की सड़कों पर मौत नाचेगी राजू। विहान राठौड़, कबीर, अहिरा उर्रा, इन तीनों ने मेरी मोहब्बत को चुनौती दी। अब मैं इनकी वो हालत करूंगा कि नर्क के शैतान भी इनसे पनाह मांगेंगे। मेरी काशवी के एक एक आंसू का हिसाब मैं इन तीनों की खाल से लूंगा। इसी समय उधर जायसवाल हाउस का माहौल किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। सतिंदर जी ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, वो काशवी का हाथ छोड़कर सीधे सोफे पर धड़ाम से बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। निहारिका जी ने भागकर उन्हें पानी का गिलास देकर कहा, सतिंदर जी, प्लीज शांत हो जाइए। भगवान के लिए खुद को संभालिए। नकुल डर के मारे कोने में खड़ा था। काशी वो बस दरवाजे के पास जमीन पर बैठी थी। उसके गालों पर आंसुओं की सूख चुकी लकीरें थी। उसका दिमाग अभी भी उस खूनी मंजर पर अटका था। सतिंदर जी ने पानी का गिलास मेज पर जोर से पटका। उसने कहा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि वो एक इंसान शैतान है। वो कभी नहीं सुधर सकता। आज उसने मीडिया के सामने, मेरे सामने, उस आदमी का चेहरा कैसे खून से लाल कर दिया। वो उसे जान से मार देता अगर काशी उसे नहीं रोकती। वो एक कातिल है निहारिका, एक कातिल। निहारिका जी ने रोकर कहा, लेकिन सतिंदर जी, उन गुंडों ने हमारी काशी के बारे में कितना गंदा बोला। उन्होंने काशी की इज्जत उछाली। निखिल ने जो भी किया वो काशी के सम्मान के लिए ही तो किया था ना। सतिंदर जी ने अपनी पत्नी को डांट कर कहा, सम्मान? क्या ऐसे सम्मान बचाया जाता है? सरेआम खून बहाकर? वो गुंडे तो निखिल को पाले हुए दुश्मन होंगे। उसकी उसी गंदी दुनिया के लोग हैं वो। अगर काशवी की शादी उस दरिंदे से हुई
तो ऐसे रोज गुंडे हमारे घर आएंगे, रोज काशवी की ऐसे ही गालियां सुननी पड़ेगी, निखिल रोज ऐसे ही खून बहाएगा। मैं अपनी बेटी को इस नर्क में नहीं जलने दूंगा। सतिंदर जी अपनी जगह से उठे और सीधे काशवी के पास आए। उन्होंने काशवी के कंधे को जोर से पकड़ा और उसे खड़ा करके कहा, काशवी, तूने अपनी आंखों से देखा ना बेटा, तूने आज जिस इंसान को तू संत समझ रही थी वो एक खूंखार राक्षस है। तेरे और 30 दिन की शर्त टूट चुकी है काशवी। आज के बाद तो उस निखिल सिंघानिया का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। सतिंदर जी की आंखों में पिता की बेबसी और खौफ दोनों थे। काशवी की आंखों में अब एक आंसू छलक आया। वो जानती थी उसके पिता का डर अपनी जगह 100% सही है। एक पिता अपनी बेटी को गोलियों और खून से सनी दुनिया में कैसे भेज सकता है। लेकिन काशवी का दिल यह भी जानता था कि निखिल ने जो भी किया वो अपनी जान से ज्यादा काशवी की इज्जत के लिए किया। काशवी ने रोकर लेकिन बड़े शांत आवाज में कहा, डैड, मैं आपकी बात मानती हूँ, वो शर्त टूट गई। मैं निखिल से कभी नहीं मिलूंगी। काशवी का जवाब सुनकर सतिंदर ने राहत की सांस ली। उन्होंने काशवी को अपने गले से लगाकर कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं तुझे जिंदा देखना चाहता हूँ। वो विहान विहान कितना शरीफ लड़का है, हम उसे मना नहीं करना चाहिए था। विहान का नाम सुनते ही काशवी के शरीर में नफरत की एक लहर दौड़ गई। डैड को अभी भी विहान शरीफ लग रहा था। काशवी जानती थी विहान एक साजिश करता है, लेकिन इस वक्त सतिंदर जी को कुछ भी समझाना दीवार पर सिर मारने के जैसा था। काशवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे निखिल की बड़ी याद आ रही थी। काशवी ने तकिए में अपना मुंह छुपाकर सिसकी लेकर कहा, तुमने ऐसा क्यों किया निखिल? तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। तुम हार गए निखिल, हम हार गए। लेकिन काशवी को यह नहीं पता था निखिल हारा नहीं। उसने तो अभी अपना असली खेल खेलना शुरू किया था। रात के 2 बज चुके थे और पटना शहर गहरी नींद में था। लेकिन सिंघानिया इंडस्ट्री के बेसमेंट में शहर की सबसे खतरनाक और खौफनाक फौज तैयार हो रही थी। निखिल सिंघानिया ने अपना सफेद लिबास उतार कर फेंक दिया। इसने एक डार्क ब्लैक कॉम्बैट जैकेट जैकेट और अपनी बेल्ट में 2 फुली लोडेड ग्लोक पिस्तौल डाली और एक हाथ में तेज धार वाला खंजर। राजू उसके सामने खड़ा था। राजू ने सिंघानिया इंडस्ट्री के 50 सबसे खूंखार और प्रोफेशनल बाउंसर्स साथ में ले रखे थे, जिन्हें निखिल ने कुछ ही दिनों पहले शराफत की वजह से छुट्टी दे दी थी। आज वो सारे मौत के फरिश्ते वापस आ चुके थे। राजीव ने एक डिजिटल मैप दिखाकर कहा, बॉस, लोकेशंस कंफर्म हो गई हैं। करीब और विहान इस वक्त कबीर के उसी अंडरग्राउंड क्लब में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। वो लोग शराब के नशे में धुत हैं। आहिरा अरोड़ा वहां नहीं है, वो अपने फार्म हाउस पर है। निखिल की आंखों में एक ऐसी खूनी चमक थी जो अंधेरे में चमक रही थी। उसने अपने पिस्तौल को लोड किया और क्लिक की आवाज के साथ बेसमेंट में गुजा दिया। निखिल ने एक बड़ी ही जहरीली और खौफनाक आवाज में कहा, आहिरा से हम बाद में निपटेंगे। सबसे पहले उस कबीर और विहान का नशा उतारना है। उन्होंने मेरी काशी के आंसुओं में जश्न मनाया है। आज मैं उन्हें उनके ही खून से नहलाऊंगा। ये कहकर निखिल ने अपनी फौज की तरफ देखा। निखिल ने सख्त ऑर्डर देकर कहा, हमें उन्हें मारना नहीं है, हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। लेकिन उनके जिस्म पर एक भी हड्डी साबुत नहीं बचनी चाहिए। वो खुद अपने पैरों पर चलकर सतिंदर जी के घर जाएंगे। वहां एक अपनी जाकर साजिश कबूल करेंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से उन सभी लोगों ने चिल्लाकर कहा, जी बॉस। उन 50 बाउंसर्स की एक साथ गूंजने वाली आवाज ने उस पूरे बेसमेंट को हिला दिया। तभी निखिल ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़कर कहा, तो चलो आज पटना शहर को याद दिलाते हैं कि निखिल सिंघानिया जब शैतान बनता है तो भगवान को भी खौफ में डाल देता है। इसके बाद काले रंग की 10 बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो काफिला बेसमेंट से बाहर निकला और शहर के उन खाली सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहा था। आखिर क्या करेगा अब निखिल सिंघानिया? कहीं निखिल सिंघानिया उन दोनों को पकड़ने के चक्कर में और कोई ज्यादा खराब तो नहीं कर देगा अपनी कहानी को, या फिर वो उनको पकड़कर पहुंचा पाएगा सतिंदर जायसवाल के सामने। ये तो हम देखेंगे कल के एपिसोड में क्या होने वाला है इस कहानी के आगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर जिसने अब हमारी सुबह 8 बजे वाली इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेडर कहानी नहीं सुनी है तो एक बार जरूर सुने।
वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहें। और आप लोग बताएं कि आप लोगों को नई कहानी कौन सी सुननी है, हम वही कहानी आप लोगों तक ज़रूर लेकर आएंगे।